हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आप डिटर्मिनर्स के 4 पार्ट्स देख चुके होंगे और अब हम शुरू करने वाले हैं अपना 5th पार्ट, जिसमें हम द आर्टिकल के यूज को अच्छे से समझेंगे। लेट अस स्टार्ट द जर्नी। डिटर्मिनर्स का पार्ट 5 हम स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम आर्टिकल द के यूज को पढ़ने वाले हैं। तो कुछ सेंटेंसेस हम लोग देख लेते हैं। ये सेंटेंस हम पहले भी एक बार कर चुके हैं पिछले पार्ट में, और लिखा है देयर वॉज एन ओल्ड मैन, द मैन वॉज वेरी ब्रेव। जब हमने बात की थी पिछले पार्ट में कि जब किसी के बारे में, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में हम पहली बार बात करते हैं तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम करते हैं, क्योंकि वो हमारी नॉलेज में नहीं होता है। लेकिन जब मैं उसी के बारे में दूसरी बार बात करता हूँ तब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं द। जब मैं कहता हूँ देयर वॉज एन ओल्ड मैन, द मैन वॉज वेरी ब्रेव, अब द मैन मतलब मैं इसी मैन के बारे में वापस बात कर रहा हूँ। तो ये जो होता है, ये फंक्शन होता है एनाफोरिक फंक्शन। और एनाफोरिक फंक्शन क्या कहता है कि इट रिफर्स बैक टू द सेम नाउन विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड, जिसको हम ऑलरेडी मैंशन कर चुके हैं, उसी के बारे में हम वापस बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम जब हमारी नॉलेज में होता है, उसे पहले मेंशन कर दिया गया है, उसके लिए अगर हम वापस वही वर्ड यूज़ करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं। There was an old man, the man was very brave। अगर मैं इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि there was a tiger, there was a tiger, तो मैं पहली बार जब बात कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा there was a tiger। अगर मैं अब उसी टाइगर के बारे में वापस बात करता हूँ तो मैं कहूँगा the tiger was very strong। तो the tiger मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइगर के बारे में मैं वापस बात कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे ये लिखा है द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल। हमने एक बात की थी जेनेरिक फंक्शन की या क्लासिफाइंग फंक्शन की। तो ये जेनेरिक और क्लासिफाइंग फंक्शन क्या होता है द का? जेनेरिक फंक्शन होता है कि हम पूरी जाति को, पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को, ऑल, एवरी के लिए या एवरी के सेंस में या ऑल के सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। जब यहाँ हम लिखते हैं द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी टाइगर्स जो है वो डेंजरस होते हैं। सभी टाइगर्स की बात कर रहा हूँ, तो किसी एक पर्टिकुलर की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हम ए से, द से, अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ और ऐसे लिखता हूँ अ टाइगर इज़ द डेंजरस एनिमल, वो भी क्या बताता है? वो पूरी क्लास के बारे में बताता है। इसे हम जेनेरिक फंक्शन कह देते हैं या जेनेरिक रेफरेंस इसका कह देते हैं। या मैं लिखता हूँ द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो यहाँ भी क्या बात कर रहा हूँ? मैं पूरी टाइगर जाति की बात कर रहा हूँ। या फिर एक और तरीका हमने किया था कि टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स, तो टाइगर्स आर लिख देता हूँ तो वो भी सही होगा। लेकिन जब मैं ऐसे लिखता हूं द टाइगर्स आर डेंजरस एनिमल्स, वो फिर जेनेरिक रेफरेंस नहीं होता है। वो क्या फंक्शन शो कर रहा होता है? वो बता रहा होता है कुछ पर्टिकुलर टाइगर्स के बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे पूरी टाइगर जाति को बताना चाहता हूँ द से, तो मुझे यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, द टाइगर लिखना पड़ेगा। अगर मैं द टाइगर्स लिख देता हूँ तो वो गलत हो जाएगा, मतलब वो फिर कहीं जेनेरिक फंक्शन को शो नहीं करेगा, वो कहीं भी पूरी क्लास को शो नहीं करेगा, वो पूरे ग्रुप को शो जो है वो नहीं करेगा। यहाँ देखते हैं कि अभी हमने बात किया पूरे ग्रुप की, जाति की, लेकिन अगर मनुष्य जाति की बात करते हैं तब हम द मैन का यूज़ नहीं करते हैं। या मैं मैन काइंड से पहले या मैन से पहले द का यूज़ नहीं करूँगा। किस सेंस में? अगर मैं पूरी मनुष्य जाति के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैन इज़ मोर्टल की हम बात करते हैं कि मनुष्य नश्वर है, तो मैं सभी मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे द का यूज़ जो है वो नहीं किया जाएगा, यहाँ द का यूज़ बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम देखें कुछ और। यहाँ पे लिखा है द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर ऑनेस्ट। तो आपको पता है यहाँ ये रिच वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पुअर वर्ड लिखा हुआ है। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव से पहले हमने यहाँ द का यूज़ किया है। तो ये क्या कर रहा है? ये पूरी क्लास ऑफ पीपल को बता रहा है।
तो क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं कहता हूँ द रिच का मतलब क्या हो गया, द रिच का मतलब हो गया यहाँ अमीर लोग। द पुअर का मतलब क्या हो गया, गरीब लोग। तो यहाँ देखिए द रिच आर हमने यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब भी हमने यूज़ किया है, तो ये पूरी क्लास को, पूरे लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये लिखा है द प्रिंसिपल इज इन द क्लास, द प्रिंसिपल इज इन द क्लास। अगर मैं कहूँ कि किसी की आइडेंटिटी जो है वो एक कॉमन नॉलेज में होती है, या हम उसे आसानी से इन्फर कर सकते हैं कि हाँ ये जो पर्सन आ रहा है वो क्या है, प्रिंसिपल है, तो मैं कहूँगा कि द प्रिंसिपल इज कमिंग या द प्रिंसिपल इज इन द क्लास। तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो एक कॉमन नॉलेज में होती है, उसके लिए हमने यूज़ कर लिया यहाँ द का। इसी तरीके से जब मैं कहता हूँ, जब द प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, द प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो हमें पता है उनकी आइडेंटिटी जो होती है वो एक कॉमन नॉलेज में होती है। द किंग है, द क्वीन है, द प्राइम मिनिस्टर है, द प्रिंसिपल है, द प्रेसिडेंट है, इनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप। तो एक किसी भी सिंगुलर नाउन से पहले, या मतलब कोई भी प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, उनसे पहले दैट कैन बी इजीली इन्फर्ड फ्रॉम सिचुएशन। तो सिचुएशन से हमें पता लग जाता है कि हम हाँ इसी की बात कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप, तो इसका मतलब मैं उस सिचुएशन से पता लगा पा रहा हूँ कि मैं किस टैप की बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ द का यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूँ प्लीज़ गिव मी द पेन, तो आप उस सिचुएशन से पता चला लेंगे कि यहाँ वो वहाँ जो पेन रखा है वही जो है वो मांगा जा रहा है। तो आपको इसलिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, उसमें द का यूज़ करते हैं, प्लीज़ गिव मी द पेन। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि ये जो अभी हमने बात की कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिनको हम इन्फर कर सकते हैं, सिचुएशन से पता लगा सकते हैं। द पोस्ट ऑफिस की बात करता हूँ, द स्टेशन, द पुलिस स्टेशन, द टैप। मैं कहता हूँ कि ही इज़ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, तो हमें पता है उस पोस्ट ऑफिस के बारे में, हम इजीली उस सिचुएशन से इन्फर कर पा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज़ किया है। फिर देखिए कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। ही इज़ प्लेइंग द गिटार हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरीके से और भी जितने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, द का यूज़ कर लेते हैं। द ड्रम है, द तबला है, द पियानो है या द सितार है, इनके लिए हमने द का यूज़ किया है। ही इज़ प्लेइंग द ड्रम आप बोल सकते हो, ही इज़ प्लेइंग द सितार बोल सकते हो। अब यहाँ लिखा है बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। ये देखिए ये डजन यहाँ पे लिखा है, ये एक यूनिट ऑफ मेजर है कि हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं। जैसे हम किलोज में खरीदते हैं या फिर हम कहते हैं कि दर्जन के हिसाब से लेते हैं, उस सेंस में हम द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, यहाँ पे लिखा है बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन। इसी तरीके से बाय द लीटर हो सकता है, बाय द किलो हो सकता है, बाय द गैलन हो सकता है, बाय द आवर हो सकता है। तो इन ये जो भी मेजरमेंट है, किस हिसाब से हम लोग खरीदते या बेचते हैं, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप ये देखें द बॉय इन रेड ड्रेस केम हियर, तो यहाँ पे देखिए द बॉय इन रेड ड्रेस यहाँ पे लिखा है। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे डेफिनेट बना रहे हैं, हम इसे स्पेसिफिक बना रहे हैं, हम इसे पर्टिकुलर बना रहे हैं। किस के द्वारा बना रहे हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज के द्वारा। ये देखिए ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ इन रेड ड्रेस। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को यूज करके हम उसे डेफिनेट बना रहे हैं, द बॉय इन रेड ड्रेस। तो द बॉय इन रेड ड्रेस मतलब वो लड़का जो रेड ड्रेस में है, तो हमने उसे डेफिनेट बना दिया एक तरीके से। और इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है आपसे, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये आप ध्यान रखें कि द बॉय इन रेड ड्रेस केम हियर, तो वो लड़का जो रेड ड्रेस में है वो यहाँ आया था। तो हमने कहा कि द बॉय इन रेड ड्रेस केम हियर। तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से हमने इसे क्या कर दिया है, डेफिनेट बना दिया है। और डेफिनेट बनाते ही हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आप देखिए इस तरीके से द वुमन इन ब्लैक, द गर्ल विद long hair, the students of this school,
द वाटर इन द बोतल, देखिए ये यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ दिस स्कूल, इन द बोतल, विद लॉन्ग हेयर, इन ब्लैक, ये सब क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेजेस है। अगर आपको प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में पढ़ना है तो शायद आपने वो वीडियो वैसे तो देख ही ली होगी, MHM से रिलेटेड, क्योंकि आपके सिलेबस में है पूरा। तो MHM की जो वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं, उसमें प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और प्रपोजिशनल फ्रेज है क्या, वैसे बता ही देता हूँ कि ये यहाँ प्रपोजिशन से ये जो स्टार्ट हो रहे हैं आपके फ्रेजेस, ये ही क्या है, सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस से हम किसी भी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को हम क्या करते हैं, हम उसे डेफिनेट बना देते हैं। और जब हम किसी डेफिनेट, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसी तरीके से ये हमने रिलेटिव क्लोज से जो है वो इसे डेफिनेट बनाया है। द बुक, द पेन, द मिल्क, द शुगर शी बॉट यस्टरडे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ द बुक विच शी बॉट यस्टरडे, द बुक विच शी बॉट यस्टरडे। यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ विच लगाया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन है विच। तो ये हु, वॉट, विच, या फिर कुछ हिडन हु, वॉट, विच आपको, या हुज ये दिखाई पड़ रहा हो, कहीं हिडन आपको लगे कि है यहाँ पे, उस सेंस में भी हम उसे डेफिनेट बनाते हैं। और इसलिए यहाँ पे हम द बुक की बात करते हैं। मैं कहूँगा द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, the pen which you gave me, the sugar which you bought yesterday, the milk which you bought yesterday। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम उसे डेफिनेट बना रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं, और उस सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ये देखिए, द वाटर, टी, कॉफ़ी ही ड्रिंक्स एवरी डे, ना, द वाटर ही ड्रिंक्स एवरी डे, द वाटर ही ड्रिंक्स एवरी डे इज़ नॉट प्योर, द वोटर ही ड्रिंक्स एवरी डे इज नॉट प्योर। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं दैट या विच जो है वो हिडन है, और उस सेंस में ये हम रिलेटिव क्लोज इसे कहते हैं, जो यहाँ कनेक्टेड होता है दैट से, विच से, या फिर मैं कहूँ हुज से। तो वो क्या कर देता है, वो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग को डेफिनेट बना देता है। देखिए, द बर्ड्स, एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट, द बर्ड्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट। तो हम इसे भी क्या कर रहे हैं, इस रिलेटिव क्लोज के यूज से इसे हम डेफिनेट बना देते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अपने पिछले जितने भी पेपर्स निकालेंगे वहाँ देखेंगे, तो आर्टिकल का जो क्वेश्चन है, द के यूज का जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर ही मिलता है। तो ये जो हमने अभी प्रपोजिशनल फ्रेज की बात की, या फिर हमने ये रिलेटिव क्लोज की बात की, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में आता है, ये ध्यान रखें। ये लिखा है, द मंकी इन मैन स्टिल सर्वाइव्स, द डांसर इन हर इज डेड। तो आपने देखा कि किस तरीके से, ये जब मैं कहता हूँ द मंकी इन मैन स्टिल सर्वाइव्स, कि आदमी के अंदर जो है, वो जो बंदर है वो अभी भी जीवित है। तो आदमी के अंदर बंदर का मतलब कोई ऐसे तो है नहीं कि आदमी के अंदर बंदर है, मतलब बंदर की क्वालिटीज़ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ द डांसर इन हर इज डेड, तो मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर का डांसर जो है मर चुका है, मतलब जो डांसर की क्वालिटीज़ थी, जो डांसिंग की क्वालिटीज़ थी, वो मर चुकी है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द लगाते हैं, तो हम यहाँ क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं या एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ द मंकी इन मैन स्टिल सर्वाइव्स, मतलब आदमी के अंदर जो बंदर है वो अभी भी सर्वाइव कर रहा है या जीवित है, इसका मतलब क्या हुआ कि बंदर की क्वालिटीज जो है वो अभी भी जीवित है। यहाँ हम देखते हैं, जैसे लिखा है, द बेस्ट बैग, मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस, वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन
वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स। तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ये देखिए बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले वाइजेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल या इसी तरीके से मोस्ट यूजफुल बुक्स लिखा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्रीज हैं और सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा भी जा सकता है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले तो हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपको ऑफ द टू कोई कॉन्सेप्ट मिलता है। शी इज़, वैसे तो हम टॉलर ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑफ द टू गर्ल्स लिखा है, तब हम यहाँ पे द का यूज भी करते हैं। शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। तो ऑफ द टू कॉन्सेप्ट, सिर्फ ऑफ द टू भी लिखा है तो भी, या ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू मैन, कुछ भी लिखा हो, तब आपको क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना है। ही इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज, देखिए ऑफ द टू बॉयज लिखा है और ये वाइजर, टॉलर, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज है, और कंपैरेटिव डिग्रीज से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। जनरली हम नहीं करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में करेंगे, जब ऑफ द टू का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है द का। कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी ऑफ द टू में, ये क्लियर है, लेकिन उससे पहले और क्या यूज होगा, द का यूज होगा। ये पैरेलल कंपैरिजन है, जैसे हम कहते हैं जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंडक महसूस करोगे, तो ये इसे पैरेलल कंपैरिजन हम लोग कहते हैं। द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो दोनों ही ये कंपैरेटिव डिग्रीज में आप देखिए हम द का यूज करते हैं। द मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट, द मोर, और यहाँ पे भी द मोर, द मोर यू हैव द मोर यू वॉन्ट, द हायर यू गो द कूलर यू फील, इसे हम पैरेलल कंपैरिजन कहते हैं। इसी तरीके से ये देखिए लिखा है द फर्स्ट प्राइज, द ओनली होप, द ओनली सन, द सेकेंड सन। तो इस तरीके से जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। तो लास्ट है तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ओनली है तो ओनली से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए ये बिफोर द नेम ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स एंड हिल्स, तो ये जो श्रृंखलाएं होती है, जो श्रृंखलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द हिमालयाज है, द विंध्याज है, द अरावलीज है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये देखिए, ये माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, एक चोटी है, ये पीक है, तो उस चोटी के लिए, ये जहां मैंने माउंट वर्ड लिख दिया है तो मैं वहां जनरली एक चोटी की बात कर रहा होता हूँ, पीक की बात कर रहा होता हूँ, उससे पहले जो है वो द का यूज़ हमें नहीं करना है। तो माउंट एवरेस्ट ही लिखा जाएगा, माउंट आबू लिखा जाएगा, कहीं भी मैं इससे पहले द का यूज़ जो है वो नहीं कर सकता। द माउंट आबू या द माउंट एवरेस्ट जो है वो हम नहीं लिखेंगे। तो पीक्स और जो माउंटेन्स हैं उनसे पहले जो है हम कभी भी द का यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं, तो आपको ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे, उनके लिए जैसे ये अंडमान्स है या द वेस्ट इंडीज़ है, द मालदीव्स है, ये क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, इनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल आइलैंड होता है उसके लिए ऐसा नहीं करते हैं। आयरलैंड के लिए नहीं लिखूंगा, ये वापस हमने आयरलैंड लिख दिया है गलती से, और यहाँ बरमूडा के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगा। श्रीलंका है जैसे, वो एक सिंगल आइलैंड है, उसके लिए भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ ये रिवर्स आपको दिखाई दे रही है, रिवर्स है, चैनल्स हैं, उनके लिए भी द का यूज़ होता है। द गंगा, द इंडस, या फिर द अमेजन, या द टेम्स, द ब्रह्मपुत्र, ये सभी रिवर्स हैं, इनके लिए हम द का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड्स है, द यूके है, द यूएसए है, या द पंजाब है, कंट्रीज़ है, स्टेट्स है, उनके लिए हम
द का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ देखिए ये होली बुक्स हैं, जैसे बाइबल है, रामायण है, महाभारत है, या वेदास है, या गीता है, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द बाइबल बोला, द रामायण बोला, या द महाभारत बोला। फिर इसी तरीके से न्यूज़पेपर से पहले ये सब चीज़ें आप जानते भी हैं, जैसे टाइम्स है, द न्यूयॉर्क टाइम्स है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द इकोनॉमिस्ट है, या इस तरीके के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। और ये जो डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इनके लिए भी हम द का यूज़ करते हैं। द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, जो भी है। ये लिखा है यहाँ बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, तो टेलीफोन है, इन्वेंशन है, व्हील एक इन्वेंशन है, माइक्रोस्कोप इन्वेंशन है, स्टीम इंजन जो है वो एक इन्वेंशन है। इन सभी इन्वेंशन से पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। देखिए कोई बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें तो है नहीं, एक दो बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो शायद ये चीज़ें समझ आने लगे कि हाँ इनके पहले जो है हमें दा लगाना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट वाइज आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया रिलेटिव क्लोज का यूज़ कर दिया, उसके थ्रू हम क्या बता रहे हैं, उसके थ्रू हम उसे डेफिनेट बना रहे होते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज से हम डेफिनेट बना रहे होते हैं। या फिर जो जेनेरिक फंक्शन की हमने बात की, तो जेनेरिक फंक्शन से रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्लासिफाइंग फंक्शन से रिलेटेड। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। द सिनेमा है, द स्टेशन है, द जू है, द थिएटर है, द म्यूज़ियम है। तो ये हम इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे होते हैं जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए होती है। जब मैं कहता हूँ कि शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, तो मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर थिएटर की बात नहीं कर रहा हूँ। शी इज़ गोइंग टू द थिएटर मीन्स मैं एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है उसकी बात जो है वो कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए जब हम बात करते हैं तब हम क्या है, द का यूज़। जैसे मैं कहूँगा शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, या मैं कह देता हूँ शी इज़ गोइंग टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू द स्टेशन। ये जू वर्ड है, म्यूज़ियम है, थिएटर है, सिनेमा है। तो ये क्या है, एक इंस्टीट्यूट होता है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, उसके लिए। इसको हम स्प्रेडिक यूज़ भी इसको बोलते हैं। इसका यूज़ जो होता है स्प्रेडिक यूज़ इसे बोला जाता है, कि हम जनरली ये किसी डेफिनेट या पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए इंस्टीट्यूट जो है बना हुआ है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। यहाँ लिखा है द स्टोन हिट हिम ऑन द शोल्डर, आई हेल्ड हिम बाय द कॉलर। ये देखिए कोई भी बॉडी पार्ट है या क्लोथिंग है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं द आइज़ बोल देता हूँ, या फिर मैं द ब्रेन बोल देता हूँ। इसी तरीके से द स्टोन हिट हिम ऑन द शोल्डर हम लोग कहेंगे, या आई हेल्ड हिम बाय द कॉलर हम कहते हैं। तो ये कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी के लिए या फिर आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये डिटर्मिनर्स के सभी वीडियोस जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो हमारी, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपको मिलने वाली है। वहाँ पे A to Z ऑफ इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप ग्रामर का हर पार्ट जो है वो अल्फ़ाबेटिकली जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप उसे भी देखते रहिए ताकि आपकी ग्रामर जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।